नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज लीगल एड में। और हम आज चर्चा करेंगे अरेस्टेड पर्सन के क्या राइट्स होते हैं, एक गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं और इस अधिकार को कहां से लिया गया है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में कहां इसका प्रोविज़न दिया गया है, और CRPC में किस जगह पे और कहां कहां इसका प्रोविज़न रखा गया है, जिससे एक अरेस्टेड पर्सन इस अधिकार का प्रयोग कर अपना बचाव कर सके। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इसको किस प्रोविज़न के तहत इसमें रखा गया है और कहां कहां इसका बचाव का लाभ मिलता है एक गिरफ्तार व्यक्ति को। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथाशीघ्र अवगत कराना और उसको अवगत होना भी एक मूल अधिकार है। और इसी चीज़ को संहिता की धारा, अलग अलग धाराओं में इसके बारे में बताया गया है। तो हम जानेंगे विस्तार में CRPC की किस किस धारा में एक गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम आते हैं एक अरेस्टेड पर्सन को क्या अधिकार मिले हैं। तो पहला अधिकार CRPC में धारा 50 के अंतर्गत मिला हुआ है। तो धारा 50 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में जानने का अधिकार दिया गया है। CRPC की धारा 50 के अंतर्गत यह एक अधिकार दिया गया है गिरफ्तार व्यक्ति को कि वह उसे पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि वह जाने कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, किस धारा के अंतर गिरफ्तार किया गया, किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, वह इस सब चीज़ के बारे में जान सकता है। और दूसरी बात, धारा 50 के अंतर्गत ही उसे यह भी अधिकार है कि उसे यह सूचित किया जाए कि जमानत के अधिकार का भी इत्तला दिया जाना भी उसको यह राइट है, उसको सूचित किया जाना चाहिए पुलिस अधिकारियों के द्वारा कि वह जमानत ले सकता है कि नहीं, और उसके बारे में बताएंगे कि यह जमानती है कि नहीं, यह थाने से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में उस व्यक्ति को यह अधिकार है। धारा 50 के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं। धारा 50 के अंतर गिरफ्तारी के आधारों को जानने का और जमानत के अधिकारों को इत्तला दिया जाना, यह अधिकार अरेस्टेड पर्सन को मिला हुआ है। एक गिरफ्तार व्यक्ति यह चाहता है कि उसको आधार बताया जाए और उसके जमानत कहाँ से होगी उसके बारे में भी बताया जाए। अगर थाने से हो सकता है तो उसके बारे में भी धारा 50 के अंतर्गत ही आएगा। अगला अधिकार है बिना विलंब के दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। धारा 76 CRPC की धारा 76 के अंतर्गत बिना विलंब के दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। जैसा कि संहिता की धारा 57 में उपबंधित किया गया है कि उसी प्रकार इस धारा के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यदि धारा 71 के अंतर्गत प्रतिभूत सहित बंधपत्र पर छोड़ा नहीं गया है तो आवश्यक विलंब किए बिना उस न्यायालय के समक्ष लाए जाने की अनिवार्यता व्यक्त की गई है जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश किया जाना है। इस कार्य में 24 घंटे से अधिक का समय नहीं लगाना चाहिए, परंतु अवधि में वह अवधि सम्मिलित नहीं है जो गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक उस व्यक्ति को लाने में लग सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बिना विलंब के दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार उस गिरफ्तार व्यक्ति के पास है। तो वो यह मांग कर सकता है कि जल्द से जल्द उसको दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाए, और यह अधिकार दिया गया है इस प्रोविज़न में ही, CRPC के धारा 76 में। नेक्स्ट देखते हैं न्यायिक जांच के बिना 24 घंटे से अधिक निरुद्धि के विरुद्ध अधिकार। धारा 57। तो धारा 57 कहती है कि किसी व्यक्ति को न्यायिक जांच के बिना 24 घंटे से अधिक थाने में या जेल में कहीं भी निरुद्ध नहीं किया जाएगा। और CRPC की धारा 167 यह कहती है कि किसी मामले में उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि जब
फांसी की सज़ा, आजीवन कारावास या कोई ऐसा अपराध जिसकी सज़ा 10 वर्ष से अधिक है, तो उसकी चार्जशीट जो फाइल की जाएगी, जो इन्वेस्टिगेशन ड्यूरेशन होता है वो 90 दिन है। और 10 साल से नीचे की जितने भी ऑफेंस होते हैं उस मामले में 60 दिन के अंतर्गत चार्जशीट फाइल करना होता है। तो उसके बाद अगर वह व्यक्ति 90 या 60 दिन के पालना नहीं करता है पुलिस अधिकारी, तो 167 के तहत डिफ़ॉल्ट बेल का अधिकारी हो जाता है। अरेस्टेड पर्सन, जिसे गिरफ्तार किया गया, उसके पास ये अधिकार होता है कि 90 या 60 दिन की अंतर्गत जब कोई चार्जशीट फाइल नहीं की जाती है तो उसके पास अधिकार है कि वह 167 के तहत डिफ़ॉल्ट बेल के तहत जमानत की पेश कर सकता है, याचना आवेदन दे सकता है, और ऐसे अधिकार है। आगे देखते हैं। सीआरपीसी की जो धारा 54 के अंतर्गत एक गिरफ्तार व्यक्ति को धारा 54 के अंतर्गत स्वयं अपनी चिकित्सीय जांच कराने का अधिकार प्रदान किया गया है, ताकि वह समुचित ढंग से अपनी प्रतिरक्षा और संरक्षा कर सके। यह अधिकार एक अरेस्टेड पर्सन को उसे मिला हुआ है, वह अपनी मेडिकल जांच करा सकता है। अगला है अनावश्यक प्रतिबंधों के विरुद्ध अधिकार, धारा 49। तो यह धारा इसलिए इसको प्रावधान किया गया है इस सीआरपीसी में कि इस धारा के अंतर्गत या अनुसार गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अनावश्यक रूप से उतना ही अधिक अवरुद्ध न किया जाएगा जितना कि उसको भाग निकलने से रोकने के लिए आवश्यक है। यदि उसे आवश्यक अवरुद्ध किया गया है तो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी हैं जिन्होंने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, तो धारा 220 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 29 साल भी दंडित किए जा सकते हैं। तो इसलिए जब तक आवश्यक न हो तो उनको किसी प्रकार से अवरुद्ध नहीं किया जाएगा और उन्हें यथाशीघ्र उनकी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध नहीं किया जाएगा कि जितना उसको भाग निकलने से रोकने के लिए आवश्यक हो। सीधा मतलब यह है कि उसको उतना ही रोका जाएगा या पकड़ने की कोशिश की जाएगी जिससे कि लगता है कि यह भाग न जाए और गिरफ्तारी नहीं दे रहा है। अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार, यह आईपीसी की धारा 96, 97 में रखा गया है। कोई बात अपराध नहीं है जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा में कोई बल का प्रयोग करता है तो कोई बात अपराध नहीं है। जो अवैध गिरफ्तारी लग रहा है तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने आत्मरक्षा में कोई भी कदम उठा सकता है। और धारा 97 आईपीसी यह कहती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा में या किसी अन्य व्यक्ति की आत्मरक्षा में शरीर की आत्मरक्षा से संबंध में वो कदम उठा सकता है, उसको यह अधिकार मिला हुआ है। और यहाँ अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। अगला देखते हैं। कोई व्यक्ति अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है तो उसे समुचित सिविल उपचार प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। यह नहीं कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है अवैध रूप से और उसे कोई भी उपचार नहीं दिया जाएगा। उसे यह नेचुरल अधिकार मिला हुआ है कि वह अपना बचाव कर सके, सिविल उपचार के मामले को प्रयोग कर सकता है। अगला है, कोई अरेस्टेड पर्सन है, कोई गिरफ्तार व्यक्ति है तो वह अपने पसंद के विधि व्यवसायी या एक अधिवक्ता को अपनी प्रत्यक्षा के लिए उसे अधिकार है कि उसको आप अपॉइंट कर सके, अपने लिए अधिवक्ता नियुक्त कर सके। तो अपनी पसंद के कोई भी एक अधिवक्ता को वह नियुक्त कर सकता। सीआरपीसी की धारा 303 में इसका प्रावधान किया गया है। जब भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो वह धारा 303 के अंतर्गत अपने पसंद के अधिवक्ता को नियुक्त कर सकता है। अगला है,
10वां, निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार, धारा 304 सीआरपीसी के धारा 304 के अंतर्गत एक गिरफ्तार व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि अगर उसको मुकदमा लड़ने का कोई आर्थिक हेल्प नहीं मिल पा रही है या उसके पास नहीं है कुछ पैसा और वह अपनी डिफेंस नहीं कर पा रहा है, तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार है। यह अधिकार उसे सीआरपीसी की धारा 304 के अंतर्गत मिला हुआ है और जो बॉडी इसके लिए जो विधिक सहायता देगी वो उसे कहते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत, जहां पर इसकी यह बात रखी जाती है कि यह व्यक्ति निर्धन है, गरीब है, जो अपनी डिफेंस नहीं कर पा रहा है, अपना बचाव नहीं कर पा रहा है और जिसे यह कर पाने में दिक्कत है, तो उसे एक निःशुल्क विधिक सहायता हेतु अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 39A में भी विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता की बात की जाती है। तो यह राज्य सरकार का दायित्व भी है, यह डीपीएसपी का मैटर भी है, तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता हेतु एक अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा अपना डिफेंस करने के लिए। आगे देख, एक केस का नाम है यहाँ पर जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1994। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार व्यक्ति के जो अधिकार बताए थे उसी अधिकार को 2005 में संशोधन कर धारा 50A को जोड़कर सीआरपीसी में रख दिया गया, जो इस प्रकार है। तो जोगिंदर सिंह के मामले में 2005 में कुछ अधिकार गिरफ्तार के बारे में बताए गए, तो उसे संशोधन करके 50A सीआरपीसी की धारा 50A में जोड़कर उसको रख दिया गया एज इट इज। आगे देखते हैं क्या क्या अधिकार रखे गए हैं। तो इसमें अरेस्टेड पर्सन के बारे में जो बात कही गई है, तो सबसे पहला है गिरफ्तार व्यक्ति को यदि वह प्रार्थना करता है तो उसके किसी ऐसे मित्र, संबंधी या किसी अन्य व्यक्ति जिसे वह जानता है उसकी गिरफ्तारी की तथा उस स्थान की जहां वह निरुद्ध किया है यथा संभव सूचना दें। तो उसकी गिरफ्तारी को किसी रिश्तेदार, मित्र और जिसे वह जानता हो उसको वह बताया जाए और जहां पर रखा गया है गिरफ्तार करके उसके स्थान के बारे में भी बताया जाए, जिससे कि वह व्यक्ति वहां पर पहुंच सके और उसका डिफेंस कर सके, उसका बचाव कर सके। और अगला अधिकार जो बताया गया था, पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी को थाने में लाएं, अर्थात गिरफ्तार व्यक्ति को थाने में लाएं और बताएं कि उसे उक्त अधिकार या उसे फला अधिकार मिले हुए हैं, अधिकार प्राप्त हैं, तो उसको अधिकार को बताना होगा। जैसे धारा 50 के अंतर्गत, सीआरपीसी के अंतर्गत उसको अधिकार है कि क्या किस आधार पर उसके गिरफ्तार किया गया और क्या जमानत के अधिकार हैं कि नहीं, उसको जमानत मिल सकती है थाने से कि नहीं, उसको यह बताया जाना चाहिए। अगला है पुलिस डायरी में यह प्रविष्टि की जाएगी, यह एंट्री की जाएगी कि इस संबंध में किस व्यक्ति को सूचित किया गया था, किस व्यक्ति को सूचित किया गया था उसका नाम भी मेंशन करना चाहिए। और यह इसलिए किया गया है कि किस व्यक्ति को इसकी गिरफ्तारी के संबंध में किसे सूचना दी गई, यह एंट्री पुलिस डायरी में होना अनिवार्य है। तो यह बातें जोगिंदर सिंह के मामले में कही गई। आगे देखते हैं डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक मामला दिया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, क्रूरता, अपमानजनक व्यवहार चाहे गिरफ्तारी, प्रश्न पूछने, जांच के दौरान किया जाता है तो यह अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण करता है, अतः यह वर्जित है, यह पूरी तरह से मना किया जाता है। तो इस मामले में कहने का तात्पर्य है कि डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्तर से किसी गिरफ्तार व्यक्ति के ऊपर कोई उत्पीड़न, क्रूरता, अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा और चाहे
किसी भी दशा में हो, चाहे गिरफ्तार करने में हो, प्रश्न पूछने में हो, जांच के दौरान, तो किसी भी मामले में यदि ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न या अपमानजनक व्यवहार किया जाता है तो वह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, तो यह वर्जित है, इसको मना किया जाता है। और सबको पता है कि पुलिस महकमे में टॉर्चर शब्द बहुत ज़्यादा उठकर आता है कि टॉर्चर क्या होता है, 3rd डिग्री, 1st, 2nd, 3rd डिग्री ये टॉर्चर चलता है। और जबकि यह टॉर्चर कहीं सीआरपीसी में या कहीं दिया नहीं है, बल का प्रयोग दिया गया है जितना ज़रूरी है गिरफ्तारी के संबंध में, कुछ पूछने के संबंध में, अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है, नाम अब पता बताने में बच रहा है, तो वहाँ पर कुछ बल का प्रयोग किया जा सकता है। टॉर्चर शब्द के लिए कहीं भी प्रावधान नहीं दिया गया है। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।